नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज हम लोग भाग 2 करेंगे, जिसमें कि आज का पहला टॉपिक है मुस्लिम लीग की स्थापना। इससे पहले बंगाल विभाजन, बंग बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उसके कारण, उसका प्रभाव, इन सब पे हम लोगों ने बात की थी। आज बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना और आगे जो भी घटनाक्रम हुए सिलसिलेवार ढंग से करेंगे, विस्तार से करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है कि मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल जिसमें कि कुल 36 लोग थे, ध्यान रखिएगा 36 लोग इसमें थे, और इस शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है ये आगा खां ने किया था। ये 36 लोगों का शिष्टमंडल जो है 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय मिंटो से मिला था, शिमला में। ठीक है, और इसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। बात करें मुस्लिम लीग की तो ध्यान रखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका का नवाब था सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 को। किसने किया था? ढाका का नवाब सलीमुल्लाह ने। मुस्लिमों का एक जो शिष्टमंडल था, इसका नेतृत्व किया किसने किया था? आगा खां ने। कहाँ मिले थे ये? शिमला में। उस समय वायसराय मिंटो था। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग का सह संस्थापक जो था ये आगा खां और वकार उल मुल्क थे। ये दो सदस्य मुस्लिम लीग के सह संस्थापक सदस्य थे, आगा खां और वकार उल मुल्क। 1908 ईस्वी में आगा खां मुस्लिम लीग का जो है ये स्थायी अध्यक्ष बने थे आगा खां। बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिए मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य जो है सरकार के प्रति मुसलमानों का निष्ठा बढ़ाना। इसके अलावा मुसलमानों को सरकारी उच्च पदों में भागीदारी उनकी बढ़ाना और उनके राजनीतिक हितों का संरक्षण करना था। अब सवाल देखिए, थोड़ा सा कथन के रूप में दे सकता है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित क्या उद्देश्य थे, निम्न कथनों पर विचार करें, तो ये दो कथन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और दे सकता है कि इसकी स्थापना से संबंधित कब हुआ था, नहीं हुआ था। तो आपको विस्तार से मालूम होना चाहिए कि स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसके क्या प्रभाव थे, तो ही आप जो है आजकल जो आने वाले प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। बात करेंगे मुस्लिम लीग के अधिवेशनों की, तो देखिए क्या कहता है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, पहला अधिवेशन कराची में हुआ था 1907 में। इसमें मुस्लिम लीग का संविधान तैयार किया गया, जिसे ग्रीन बुक कहा गया। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 कराची में हुआ और पहले अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया, जिसको कि ग्रीन बुक कहा गया। ध्यान रखिए इस ग्रीन बुक का जो प्रारूप है ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बनाया था। ग्रीन बुक का प्रारूप बनाया मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। आगे देखते हैं। कहता है कि मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन 1908 अमृतसर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है सैयद इमाम ने की थी। ध्यान रखना है, सवाल वल्लनर में पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन 1908 अमृतसर में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद इमाम। इसी अधिवेशन में मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। ध्यान रखना है, इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। दूसरा अधिवेशन या अमृतसर अधिवेशन 1908, और इसके अध्यक्ष थे सैयद इमाम। ध्यान रखिएगा कि 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया और इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा। इसी लीग ने स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य भी घोषित किया था। 1913 में इसका पुनर्गठन किया मोहम्मद अली जिन्ना ने और स्वशासन को
राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करके ये लोग आगे बढ़े। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ध्यान रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने। मुस्लिम लीग से संबंधित इतने फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई थी, उसके पीछे क्या कारण था, उद्देश्य क्या था, इसके प्रमुख अधिवेशन को। पार्लियामेंट्री सुधार की बात करें तो ये मुस्लिम लीग का जो मांग था उसको इसने पूरा किया था। हम लोग जानते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री सुधार के तहत कर दी गई थी 1909 ईस्वी में, और ये जो है इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया गया, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का प्रमुख कारण बना। ये हम लोग पॉलिटी में देखते हैं, ये वाला सेक्शन। बात करेंगे दिल्ली दरबार की, तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं ब्रिटिश महारानी मेरी के दिल्ली आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली दरबार दिसंबर 1911 में आयोजित किया गया था। कहता है कि जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत आने वाला एकमात्र सम्राट था। ध्यान रखना है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत आने वाला एकमात्र सम्राट था जॉर्ज पंचम। दिसंबर 1911 में आया था ये। इसके आने के बाद कुछ प्रमुख घटनाएं हुई। क्या क्या हुई देख लीजिए आप, कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो कि कर्जन ने 1905 में किया था। बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही सम्मिलित थे, लेकिन इसे अलग कर दिया गया। सिलहट को असम में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, सिलहट को असम में शामिल किया गया। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1911 की बात हो रही है। अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन राजधानी बनी है 1912 में, और राजधानी के रूप में 2012 में दिल्ली ने 100 वर्ष भी पूरा कर लिया। दिल्ली दरबार में ये आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटा मारू ये क्या है? तो ध्यान रखिए, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर विवाद जो हुआ था, इसको कहा जाता है कामागाटा मारू प्रकरण। कहता है कि कनाडा ने ऐसे भारतीयों पर कनाडा प्रवेश पर रोक लगा दी जो सीधे जो है भारत से कनाडा नहीं आते थे। ठीक है, ध्यान रखना है कि कनाडा जो है ऐसे भारतीयों पर उसने कनाडा आने से रोक लगा दी जो डायरेक्ट इंडिया से कनाडा नहीं आते हैं, वो नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कोई अपना कहीं दूसरे जगह से इंडियन हो, दूसरे जगह से कनाडा आ रहा है, तो उनको कनाडा आने पर रोक लगा दी गई थी। कहता है 1913 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। भारतीय मूल के सिंगापुर व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों को लेकर ये वैंकूवर पहुंचा था। ध्यान रखिएगा, गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज से किराए पर लिया था जिसमें 376 यात्री थे, और ये वैंकूवर कनाडा पहुंचे। लेकिन कनाडा सरकार ने यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे समय में यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक व हुसैन रहीम की अध्यक्षता में शोर कमेटी का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम, इनकी अध्यक्षता में शोर कमेटी का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, शोर कमेटी का जो संबंध जो है किस घटना से है? कामागाटा मारू प्रकरण 1914 से। ध्यान रखना है। आगे क्या कहता है देखिए, भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र व सोहन सिंह भकना ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया कि आप क्यों नहीं प्रवेश हमें दे रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस जहाज को सरकार द्वारा कलकत्ता पहुंचने का आदेश दिया गया। सरकार ने कहा इस जहाज को यहाँ से ले जा करके कलकत्ता में लगाइए,
29 सितंबर को जहाज कलकत्ता की बजबज बंदरगाह पर पहुंचा। ध्यान रखिएगा, बजबज बंदरगाह कहाँ पर पहुंचा? कलकत्ता की बजबज बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पहुंचने के बाद अंग्रेजी सैनिकों व यात्रियों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कि 18 यात्री मारे भी गए थे। जो गुरुदत्त सिंह थे वे भूमिगत हो गए। उन्होंने 1922 में गांधी जी के कहने पर सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया और इन्हें 5 वर्ष का कारावास हुआ था। तो कामागाटा मारू प्रकरण में आपको जरूर ध्यान में रखना है कि ये क्यों हुआ था, और इसके लिए शोध कमेटी बनाई गई। इसमें जो प्रमुख इससे का आंदोलन किया, सोहन सिंह भकना, रोशनलाल पाठक, रामचंद्र, ये सब इसमें शामिल थे। और 376 यात्री पहले वैंकूवर पहुंचा, वहाँ से नहीं उतरने देने के पश्चात उन्हें कलकत्ता भेजा गया। वे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचे। बाबा गुरुदत्त सिंह जो है ये भूमिगत हो गए। गांधी जी के कहने पर इन्होंने फिर आत्मसमर्पण कर दिया था। बात करेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। ध्यान रखना है, 1916 लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। ध्यान रखना है। लखनऊ अधिवेशन की प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो कहता है कि 1907 का कांग्रेस विभाजन समाप्त हो गया। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि किस तरह से कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, लाठी डंडा जूता चप्पल जो चला था, कुर्सी फेंका गया था आपस में एक दूसरे पर, ये जाके 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये मिल गए, अर्थात उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। पहली प्रमुख घटना थी। आगे कहता है कि कांग्रेस ने 1909 के अधिनियम द्वारा मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया। 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो अधिनियम के तहत मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसे कांग्रेस अभी तक नहीं मानते आ रही थी। लेकिन इस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, दो प्रमुख घटनाएं हुई। पहला तो हुआ कि जो उग्रवादी या गरम दल वाले थे वे पुनः जो है नरम दल के साथ मिल गए। दूसरा जो था, मुसलमान हेतु जो पृथक अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी, इसको भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कहता है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच इस ऐतिहासिक समझौते में बाल गंगाधर तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रखना है, ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जिसमें कि कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार हो गई कि पृथक निर्वाचन पद्धति को वो स्वीकार करती है, इस समझौते को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की। लेकिन ध्यान रखना है कि इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए 1916 के समझौते का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। 1916 में ही बात करेंगे होम रूल आंदोलन का। तो ध्यान रखिए, ये योजना जो है एनी बेसेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था भारत में, और एनी बेसेंट ने ये प्रेरणा ली थी आयरलैंड में रेडमांड द्वारा संचालित होम रूल आंदोलन से। आयरलैंड में एक आंदोलन चल रहा था होम रूल, जिसके नेतृत्व कर रहे थे रेडमांड। इन्हीं से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने भारत में भी इसको शुरू किया था। एनी बेसेंट के दो प्रमुख समाचार पत्र हैं जो कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल एनी बेसेंट का समाचार पत्र है। कहता है भारत में होम रूल स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था? तो भारत के सभी वर्गों को संगठित करना, ये होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। एनी बेसेंट ने कहा था कि पश्चिमी सभ्यता हिंदू प्रणाली या हिंदू सभ्यता का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका है कि पश्चिमी सभ्यता जो है हिंदू प्रणाली या हिंदू सभ्यता का मुकाबला नहीं कर सकती है? एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट ने भारत में अपना सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी पूछा गया कई दफ़ा कि एनी बेसेंट के आगे जाके इसमें हम लोग देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने एक अलग से होम रूल बनाया। तो ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट ने सचिव बनाया था जॉर्ज अरुंडेल को। होम रूल आंदोलन से ही गांधी जी का जो यंग इंडिया समाचार पत्र है ये संबंधित है।
अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का यंग इंडिया समाचार पत्र किस आंदोलन से संबंधित है? होम रूल आंदोलन से संबंधित है यंग इंडिया समाचार पत्र। होम रूल आंदोलन का विस्तार एनी बेसेंट एवं तिलक दोनों ने ही किया था। बात करेंगे पहले तिलक का होम रूल की, तो देखिए क्या कहता है कि इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में जोसेफ बैप्टिस्टा के सुझाव पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपको ये ध्यान में रखना है, अप्रैल 1916 में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने जोसेफ बैप्टिस्टा के सुझाव पर होम रूल लीग की स्थापना की बेलगांव में। और इसके अध्यक्ष जो हैं जोसेफ बैप्टिस्टा एवं सचिव एनसी केलकर बनाए गए अप्रैल 1916 में। होम रूल आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उपाधि भी मिली थी। बात करें बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल थी उसके अन्य सदस्यों की, तो जीएस खापड़े, बीएस मुंज, आरपी करिंदकर, ये सब इसके प्रमुख सदस्य थे। जीएस खापड़े, बीएस मुंज, आरपी करिंदकर, एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, ये इसके कुछ चुनिंदा नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन का कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, बम्बई छोड़ करके महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, ये तिलक द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित जो होम रूल शाखा थी यह कुल 6 शाखाओं में विभाजित थी। स्वराज को सर्वाधिक लोकप्रियता होम रूल आंदोलन से ही मिला था। आगे देखते हैं, कहता है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण, स्थानीय भाषा में शिक्षा के आधार इत्यादि पर जो है इसको जोड़ा। इस आधार पर उन्होंने स्वराज की मांग की थी और स्वराज को जो सर्वाधिक बल मिला था ये होम रूल आंदोलन के कारण ही मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1916 में सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध मुकदमा चलाया, जिसके बाद जिन्ना ने अपने वकीलों के दल के साथ इसका विरोध किया और इसकी पैरवी की थी। ध्यान रखना है, जब बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ मुकदमा चलाया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था और पैरवी की थी। ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल आंदोलन था उसकी स्थापना अप्रैल 1916 में की गई थी बेलगांव में जोसेफ बैप्टिस्टा के सुझाव पर। इसके अध्यक्ष भी बैप्टिस्टा को ही बनाया गया था। सचिव एनसी केलकर बने थे, बीएस खापड़े, फिर मुंज, ये सब जो है इसके प्रमुख सदस्य थे। इनका कार्यक्षेत्र आपको याद रखना है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत, बरार, ये कुल 6 शाखाओं में विभाजित थी। स्वराज प्राप्ति इनका प्रमुख लक्ष्य था। इसके लिए इन्होंने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की, स्थानीय भाषा में शिक्षा की गठन की मांग की इत्यादि। बात करेंगे एनी बेसेंट का होम रूल, तो ध्यान रखना है कि ये सितंबर 1916 मद्रास में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में किया था, एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था, सितंबर 1916। एनी बेसेंट के होम रूल की लगभग 200 शाखाएं थीं, वहीं बाल गंगाधर तिलक के केवल 6 शाखाएं थीं। बात करें एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल के प्रमुख सदस्यों की, तो ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा भी गया है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, भूलाभाई देसाई, सीआर दास, तेज बहादुर स्प्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय। तो ध्यान रखना है, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है इसका सदस्य नहीं था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बीएस चक्रवर्ती, भूलाभाई देसाई, सीआर दास, तेज बहादुर स्प्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और लाला लाजपत राय एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन के सदस्य थे। सचिव तो उसका जॉर्ज अरुंडेल था और कोषाध्यक्ष वीपी वाडिया थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, वीपी वाडिया जो है ये होम रूल जो कि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित थी उसके कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, वीपी वाडिया।
कहता है कि जिडू कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने अपना धर्मपुत्र बनाया था। जिडू कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने अपना धर्मपुत्र बनाया। और जिडू कृष्णमूर्ति की परम बहुत ही फेमस पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम नन। ये जिडू कृष्णमूर्ति की पुस्तक है और जिडू कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने अपना धर्मपुत्र बनाया था। कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। तो आपको ध्यान में रखना है, हर एक फैक्ट को ध्यान में रखना है। जब आपसे सिंगल फैक्ट पूछा जाता है तो वो आप कह सकते हैं कि वन लाइनर फैक्ट, लेकिन जब इसी कई सारे 3-4 वन लाइनर को अगर एक जगह पिरो दिया जाए तो वो बन जाता है हार्ड क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपको सवाल पूछ ले, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना जून 1916 में हुई थी। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सितंबर 1916 में हुई थी, हम लोग जानते हैं। फिर आपको इसमें दूसरा कथन दे सकता है कि इसके कोषाध्यक्ष जो हैं एसी मजूमदार थे। बिल्कुल नहीं, वीपी वाडिया थे। तो इस तरह से आपको कई सारे वन लाइनर फैक्ट जोड़ के सामने में 3-4 कथन दे दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस पर विचार करें। तो इसके लिए आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक का जो टाइम पीरियड था वो अप्रैल था, एनी बेसेंट का सितंबर था। कहता है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। कहता है तिलक व एनी बेसेंट दोनों के होम रूलों ने लखनऊ अधिवेशन में भी भाग लिया था 1916 में। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया को गिरफ्तार करके ऊटी में नजरबंद कर दिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? एस सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के होम रूल ने अंग्रेजों पर एक मास तरीके से, आप समझिए, दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय एनी बेसेंट जो है इनका भी प्रभाव था, लेकिन इन्हें ही जो पहले टारगेट किया गया। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के विरोध में भी जो है कई सारे आंदोलन हुए और एस सुब्रमण्यम ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ध्यान ये भी रखना है आपको कि नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सुब्रमण्यम अय्यर, और इन्होंने एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया गया तो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। एस सुब्रमण्यम अय्यर। कहता है तिलक के सुझाव पर एनी बेसेंट ने दिसंबर 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना है 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और ये करने के लिए सुझाव दिया था बाल गंगाधर तिलक ने ही। इस प्रकार एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी बनी थी, पहली महिला। आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट ने क्या कहा था? ध्यान रखना है कुछ फैक्ट आपको कि भारत अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा है, ना कि अब वो गिड़गिड़ाने वाला है। स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है। तो ये कथन जो है आपको जरूर से ध्यान में रखना है। हो सकता है एक तरफ 4 कथन दे दिए, 4 मिलाने वाले दे दिए, मतलब कहने वाले, तो आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है, एनी बेसेंट ने कहा। भारत अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अब अपने पैरों पर खड़ा है, एनी बेसेंट ने कहा था कलकत्ता अधिवेशन 1917 के दौरान।
ध्यान रखिएगा, तिलक भारतीय शांति के जनक हैं, वैलेंटाइन सेरोल ने कहा था। ये सब क्वेश्चन शायद ही अब पूछा जाए कभी भी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको, वैलेंटाइन सेरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। मोंटेग्यू घोषणा 1917 में भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात कही गई। उदारवादियों ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, ध्यान रखिए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को सूर्यविहीन उषा काल, मतलब बिना सूरज का सवेरा कहा था। चूंकि मॉन्टेग्यू घोषणा ने जो कहा था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, तो ऐसे में जो उदारवादी जो शुरू से ही आप कह सकते हैं कि लेटर्स रिक्वेस्ट पर चले आ रहे थे, उन्होंने केवल मॉन्टेग्यू की घोषणा को ही भारत का मैग्ना कार्टा घोषित कर दिया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को मालूम था अंग्रेजों की चाल, वो इनसे वाकिफ थे। उन्हें ये जो है पता था कि ये कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि उषा विहीन जो है, सूर्यविहीन उषा काल है, बिना सूरज का सवेरा है ये। इन सुधारों को लेकर कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादियों में मतभेद हुआ। वह 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई। मतलब एक बार फिर से जो है यहाँ पर आसार टूटते नजर आ रहे हैं, पुनः गरम दल और नरम दल में। अंग्रेजों ने आपको एक घोषणा मात्र की और उदारवादियों ने इसे तुरंत जो है मैग्ना कार्टा भी घोषित कर दिया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है वो इससे संतुष्ट नहीं थे। इसी वजह से जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई और 1918 में बंबई में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो गया। ध्यान रखना है, पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907, दूसरी बार विभाजन बंबई में 1918 में। अब बात करेंगे महात्मा गांधी और उनके द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया जारी की गई थी, उसको भी देखेंगे। पहले यहाँ थोड़ा सा गांधी जी का एक परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी जन्म की बात करें 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में। मृत्यु का ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 दिल्ली बिरला भवन में। इनके पुत्र 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। नाम पूछा जाता है, पहले पूछा गया है बहुत एग्जाम में। और जमनालाल बजाज को इन्होंने अपना 5वां पुत्र माना था। इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। पत्नी कस्तूरबा गांधी, माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी। ये इनका जीवन परिचय है। आगे देखेंगे, कहता है 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ गांधी जी का विवाह हुआ। 1887 ईस्वी में भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु एक सत्र के बाद ही गांधी जी ने कॉलेज त्याग दिया था। इस श्यामल दास कॉलेज भावनगर का इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया है कि किस कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया था, पढ़ाई की थी, तो ध्यान रखना है श्यामल दास कॉलेज भावनगर। लेकिन उन्होंने एक सत्र के बाद ही कॉलेज को त्याग दिया था। 1888 में गांधी जी वकालत पढ़ने हेतु इंग्लैंड चले गए 1888 में। 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बनकर लौटे। प्रारंभ में राजकोट एवं बंबई में वकालत शुरू की, लेकिन ये असफल रहे। गांधी जी 1888 में इंग्लैंड गए थे बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, 91 में लौटने के बाद उन्होंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया राजकोट में, बंबई में, लेकिन जो है ये असफल रहे इसमें। ठीक 2 साल के बाद 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हेतु भारतीय मुसलमानों के व्यवसाय संघ की मांग पर गांधी जी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला की पैरवी करने के लिए। कहता है अफ्रीका जाते समय गांधी जी को ट्रेन में रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी ट्रेन से उन्हें उतार दिया गया था। कई जगह लिखता है फेंक दिया गया था, जो भी आप समझ सकते हैं। गांधी जी ने अफ्रीका में रहकर ही रंगभेद नीति का सामना करने, सामाजिक कार्य करने
वकालत करने का निर्णय लिया था। जब गांधी जी के साथ इस तरह व्यवहार हुआ तो गांधी जी ने सोचा कि यहीं पर जो है स्टार्ट करते हैं आंदोलन। क्यों आप किसी के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे? क्योंकि गांधी जी उस समय यंग थे, पढ़े लिखे थे, अपने अधिकारों को जानते थे, तो इसलिए उन्होंने जो है चुप रहने की बजाय अपना आंदोलन को स्टार्ट किया। कहता है 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वर्ष आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। 1899 ईस्वी में बोअर के युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता हेतु भारतीय एम्बुलेंस सेवा की स्थापना की, साथ ही घायलों का इलाज और उनका ख्याल रखा। जिसके बाद ब्रिटेन ने जूलू एवं बोअर का पदक प्रदान किया था गांधी जी को। ये वही ब्रिटेन के लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ ट्रेन में जो है उन्हें नीचे उतार के फेंक दिया था या उनके साथ भेदभाव किया था। लेकिन गांधी जी जो है ये सब को लेकर के चलने वाले थे। बोअर के युद्ध में जब ब्रिटिश सैनिक घायल हो गए थे तो भारतीय एम्बुलेंस सेवा और उन घायल सैनिकों का जो है इन्होंने इलाज किया, ख्याल रखा। इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें जूलू एवं बोअर पदक प्रदान किया था। तो आपको ध्यान रखना है बोअर का युद्ध 1899 और इसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, सवाल पूछा गया है इस पर भी। कहता है 1901 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे। अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को आश्वासन दिया कि उन्हें जब भी जरूरत होगी वे वहां पुनः अफ्रीका आएंगे। जब गांधी जी 1901 में लौट रहे थे तो वहां रह रहे भारतीयों से उन्होंने कहा कि जब आपको ज़रूरत होगी हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बम्बई में गांधी जी ने वकालत का दफ्तर खोल दिया 1901 ईस्वी में। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी गांधी जी ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन 1901। लेकिन जल्द ही जो है 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी फिर से अफ्रीका चले गए थे। 1901 में आए और 1902 में ही वे पुनः अफ्रीका गए। और अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने फिर से जो है जो हो रही लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ खोला। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर गांधी जी ने खोल दिया। 1904 में गांधी जी ने अफ्रीका में साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन शुरू किया था। ध्यान रखना है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। ये इंडियन ओपिनियन जो है अफ्रीका में शुरू किया था और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1904 में शुरू किया गया था। 1904 में ही डरबन में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स आश्रम कब? 1904 में। कहाँ पर? डरबन में। फिनिक्स का अर्थ होता है ना मरने वाला पक्षी जैसा। कहता है कि ये एक ऐसा पक्षी है जो कभी नहीं मरता है। इसी से प्रेरणा लेकर कि कभी आप मरेंगे नहीं, इन द सेंस कभी आप थकेंगे नहीं, कभी आप डरेंगे नहीं, कभी आप हारेंगे नहीं, इससे प्रेरणा लेकर 1904 में गांधी जी ने डरबन अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी थी। आगे देखते हैं। कहता है कि 1906 में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है कि प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अफ्रीका में। कब किया था? 1906 ईस्वी में, जब उन्होंने एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 1906 में पहला सत्याग्रह उन्होंने अफ्रीका में ही किया था। दरअसल कहता है कि काले लोगों का पंजीकरण जो है ब्लैक एक्ट 1907 में भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस जो लाया गया था सर्वप्रथम उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। फिर 1907 में जो ब्लैक एक्ट लाया गया था उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। और 1908 ईस्वी में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह हेतु जेल गए थे। ये भी पूछ सकता है कि सत्याग्रह हेतु पहली बार गांधी जी किस वर्ष जेल गए थे? 1908 ईस्वी में। उन्हें जोहान्सबर्ग जेल में रखा गया था। 1908 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भारतीय व एशियाई लोगों के लिए किए जा रहे पंजीयन के कागज जला दिए गए थे। इसी कारण उन्होंने
उन्हें जो है कारावास दंड मिला था। क्योंकि भारतीय लोग और एशियाई लोग अफ्रीका में जो थे उनके लिए एक अलग से जो है ब्लैक एक्ट, मतलब अलग से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, और इसका खुलकर विरोध किया था गांधी जी ने। इसी विरोध के क्रम में उन्होंने जो उन्हें पंजीयन के रूप में जो एक पर्चा दिया जाता था, गांधी जी ने सभी से वो फड़वा दिए, जलवा दिए। तो ये कार्य जो है ब्रिटिश सरकार को नागवार गुजरी और इसलिए उन्हें 1908 में गिरफ्तार करके जोहान्सबर्ग जेल में डाल दिया गया था। कहता है रंग भेद नीति के विरुद्ध अफ्रीका में गांधी जी ने 1913 में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे, हजारों लोग इसमें शामिल हुए। यह यात्रा न्यूजीलैंड से नेटाल तक थी। ध्यान रखना है, अफ्रीका में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किस वर्ष? 1913 में, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। ये यात्रा न्यूजीलैंड से लेकर के नेटाल तक थी। अंततः अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा। जून 1914 में सरकार व गांधी जी के मध्य समझौता हुआ तथा रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखना है, 1914 जून में अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलनों के कारण रंग भेद की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। कहता है वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें गांधी जी ने भारतीय युवा वर्ग को ब्रिटेन की सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया तथा एक अस्पताल की इकाई की भी स्थापना की। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अरेबिया नामक जहाज से मुंबई स्थित अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। ध्यान रखना है, 9 जनवरी 1915 अरेबिया जहाज से होते हुए मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी उतरे। इस प्रकार लगभग 21 वर्ष के प्रवास के बाद गांधी जी भारत आए थे और इसी की याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। जब गांधी जी भारत आए तो यहाँ भी उन्होंने भारतीय युवा को ब्रिटिश सेना में भर्ती हेतु प्रोत्साहित किया। गांधी जी के इस सहयोगपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अनुशंसा पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी। चूँकि भारत के लोग तो काफ़ी पहले से त्रस्त थे अंग्रेज से, और ऐसे समय में गांधी जी का ये आह्वान करना कि भारतीय युवा जो है ब्रिटेन की सेना में शामिल हो, कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को ये चीज़ नागवार गुजरा और इसी कारण उन्होंने गांधी जी का विरोध किया और उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट तक कह दिया भारतीय लोगों ने। चूँकि गांधी जी भारतीय युवा को ब्रिटेन की सेना में शामिल होने के लिए मोटिवेट कर रहे थे, ऐसे में अंग्रेज खुश थी, भारतीय जनता नाराज थी। अंग्रेजों ने खुशी के कारण गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी। कहता है गांधी जी के मित्र जीवनलाल देसाई ने साबरमती नदी के किनारे स्थित अपना कोचराब नामक बंगला गांधी जी को दिया। गांधी जी के एक मित्र थे जीवनलाल देसाई, इनका एक बंगला था कोचराब बंगला साबरमती नदी के किनारे, उन्होंने गांधी जी को ये दिया। कहता है 1915 को गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम आश्रम सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह आश्रम की बात हो रही है। सत्याग्रह आश्रम 1915 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। कहता है कि गांधी जी के एक अन्य धनी व्यापारी मित्र थे अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई ने साबरमती व कोचराब बंगले के आसपास की जमीन को खरीदकर गांधी जी को दान में दे दिया, जहां 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, सत्याग्रह आश्रम 1915, साबरमती आश्रम 1917। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये कोचराब बंगला है साबरमती नदी के किनारे। अब उनके एक दूसरे मित्र हैं अंबालाल साराभाई, इन्होंने क्या किया कि इसके आसपास की ज़मीन जो है खरीद ली और गांधी जी को दे दी।
यहाँ पर 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल करके साबरमती आश्रम कर दिया था 1917 में। आगे देखते हैं क्या कहता है। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से मिले और नील किसानों की समस्या से उन्हें अवगत कराया था। आगे देखते हैं। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस, लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू व जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट से मिली थी। ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है क्योंकि ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है। सिविल डिसोबीडियंस थोरो, डेविड थोरो की रचना। लियो टॉल्स्टॉय का रचना है किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू और रस्किन की रचना है अनटू द लास्ट। इससे गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी। गांधी जी के वैचारिक मतभेद के कारण जो है गांधी जी होम रूल लीग आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, चूँकि 1915 में ही आ गए थे, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद थे जिस कारण से ये होम रूल आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1915-16 में संपूर्ण भारत में इन्होंने 2 वर्ष का भ्रमण किया था। यहाँ की स्थिति को जाना, यहाँ की समस्याओं को जाना। चूँकि उस समय गांधी जी एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे और अफ्रीका में इन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे कानूनों को निरस्त करवा दिया था जो लोगों के लिए बेकार था। तो यहाँ पर गांधी जी से लोगों की आशाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। आगे देखिए क्या कहता है कि समस्त राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों को समझने के बाद अपने जीवन के प्रारंभिक 3 सत्याग्रह चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ उनके हित के लिए लड़े थे गांधी जी। यहाँ पर पहले उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर देश का भ्रमण किया, यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझा। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और भी बहुत सारे। फिलहाल देख लेते हैं गांधी जी की प्रमुख उपाधि। जैसे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, बापू जवाहरलाल नेहरू व CF एंड्रूज। ध्यान रखना है, बापू जवाहरलाल नेहरू व CF एंड्रूज। सार्जेंट भारतीय लोगों के द्वारा कहा गया था। कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई। मलंग बाबा कबायली जनजाति के द्वारा दिया गया था। कबायली जो कबीला लोग के थे। 1 मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर। देशद्रोही फकीर फ्रैंक मॉरिस। देशद्रोही फकीर कहा था फ्रैंक मॉरिस ने। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथि लोगों के द्वारा इन्हें कहा गया था सेवाग्राम का संत। कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, उसी ने कहा था कूली बैरिस्टर गांधी जी को। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था भिखारियों का राजा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आधुनिक युग का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे चंपारण नील सत्याग्रह की। ये प्रश्न पर हमें विस्तार से भी मेंस के लिए भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम लोग पीटी के नज़रिए से पढ़ के निकल जाएंगे। मेंस की टॉपिक की बात भी होगी। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो बिहार चंपारण के किसान नील की खेती व 3 कटिया पद्धति से परेशान थे। उन्हें ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। इस खेती को करने में किसान को लगातार लंबे समय तक पानी में रहना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें गैंग्रीन जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता था और साथ ही साथ उनकी जो कह सकते हैं आप उनके भोजन का एकमात्र स्रोत जो खेत था उसकी उर्वरता भी समाप्त हो रही थी। ऐसे में किसान इस खेती से नाराज थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती करवाया जाता था। राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और राजकुमार शुक्ल लखनऊ में गांधी जी से मिले। उन्होंने जो है गांधी जी को चंपारण में नील किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। गांधी जी ने उन्हें वादा किया था वो जरूर आएंगे और वो आए भी।
चंपारण के डीसी डब्ल्यू बी हिचकॉक के आदेश पर गांधी जी को मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि गांधी जी 1917 की बात हो रही है, 15 में लौटे थे। इन 2 सालों में उन्होंने अपना प्रभाव दिखा दिया था, तो अंग्रेज भी अब समझने लगे थे कि व्हाट इज गांधी एंड द पावर ऑफ गांधी। तो चंपारण पहुंचते ही वहाँ का जो डीसी था डब्ल्यू बी हिचकॉक, इसने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। यह भारत में गांधी जी की पहली जो गिरफ्तारी थी, यह प्रथम कारावास था चंपारण में। लेकिन बाद में कई सारे पहलुओं पर विचार किया गया, जैसे इस भर्ती के लिए प्रेरित किया गया, कैसर हिंद की उपाधि, इनके बैकग्राउंड को भी देखा गया। और अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ बड़ा मेजर जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया था काम। तो सरकार ने गांधी जी को अपना सहयोगी मानकर जेल से मुक्त कर दिया। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ किसानों से मिले, वहाँ का जायजा लिया, वहाँ की रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान वे एडवोकेट गोरख प्रसाद के घर पर रुके थे। गिरफ्तारी से छूटने के बाद गांधी जी क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ किसानों से मिले, वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की कि किसानों का कितना समय इसमें जाता है, कितनी लागत लगती है, कितना उन्हें मिलता है, कितने लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं, कितना जो है उत्पादन उनका कम हो रहा है। ये प्रॉपर एक रिपोर्ट गांधी जी ने रिसर्च के तौर पर तैयार किया। और इस कार्य को करने के दौरान वे एडवोकेट गोरख प्रसाद के घर पर ही रुके थे। कहता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, ये सवाल भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। ब्रजकिशोर शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ये सचिव भी थे। नरहरि पारेख, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, ये प्रमुख जो आप नाम देख रहे हैं, ये गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण आंदोलन के दौरान। नाम को आपको ध्यान में रखना है। ब्रजकिशोर शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार ने फ्रैंक सॉय की अध्यक्षता में किसानों हेतु जांच कमेटी बनाई थी। और जब जांच कमेटी ने गांधी जी की रिपोर्टों को देखा, उन्होंने देखा तो उनके पास जो है इसे रद्द करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं था। ब्रिटिश सरकार गांधी जी के समक्ष झुकी। ध्यान रखना है कि चंपारण जांच कमेटी की जो अध्यक्षता की थी फ्रैंक सॉय ने। ध्यान रखिए क्या कहता है कि सरकार के द्वारा तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% भाग किसानों को लौटा दिया गया। गांधी जी की इस प्रथम सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उन्हें उपाधि दी थी, जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। ये पहली बार जो है गिरफ्तार हुए और भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह भी इसे माना जाता है। और चंपारण सत्याग्रह से ही महादेव देसाई गांधी जी के सचिव बने तथा जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। मतलब इन्होंने अपना इनिंग जो है, फर्स्ट इनिंग इसी आंदोलन से किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कहता है चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह का उल्लेख दीनबंधु की पुस्तक नील दर्पण में तथा ज्विथ ब्राउन की एक पुस्तक है, ग्रंथ है, गांधी राइज टू द पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में मिलता है। ज्विथ ब्राउन, गांधी राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स, और दीनबंधु की पुस्तक नील दर्पण में चंपारण आंदोलन के बारे में जानकारी मिलती है। बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918। चंपारण 1917 था, अब बात है खेड़ा की 1918 में। तो ये गुजरात में हुआ था। कारण क्या था, देखिए 1918 में गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था। अब ब्रिटिश सरकार ने मालगुजारी बंद नहीं की, बल्कि 23% टैक्स को भी बढ़ा दिया। एक तो अकाल पड़ा है, ऊपर से जो है मालगुजारी बंद नहीं कर रहे हैं, और जो अकाल पड़ा उसका भुगतान आप किससे ले रहे हैं, गरीब किसानों से। टैक्स भी बढ़ा दे रहे हैं। जबकि देखिए क्या कहता है कि अकाल नीति के अनुसार यदि 75% फसल नष्ट हो जाए तो किसानों का पूरा पूरा लगान व कर्ज माफ़ होना चाहिए। अब ये नीति को पकड़ेगा कौन, इसको पढ़ेगा कौन? किसान उतने समझदार नहीं थे या
इक्के दुक्के अगर थे भी तो वो अपनी बात नहीं रखना चाहते थे, नहीं रख पाते थे। अगर कोई रखने लायक होता भी था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें लोभ देकर अपने में ही मिला लिया जाता था। ऐसे में सबका काल बन के आए थे गांधी जी। उन्होंने अकाल नीति को ही समक्ष किया कि भाई 75% तो फसल नष्ट ही हो गया है, तो अब टैक्स कैसा, और ये एक्स्ट्रा 23% किस चीज़ का। किसानों के निवेदन पर गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया तथा अपने सहयोगी विठल भाई पटेल के साथ खेड़ा पहुंचे। इसमें और प्रमुख सहयोगियों की बात करें, मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा का दौरा किया और उन्होंने बताया कि देखो बेटा, अकाल नीति के अनुसार 75% अगर फसल नष्ट हो जाए तो आप टैक्स नहीं ले सकते हो, और ये कानून तुमने ही बनाया है कभी। गांधी जी ने घोषणा की केवल वही किसान कर देंगे जो सक्षम हो, परंतु पहले सरकार को गरीब किसानों का लगान माफ करना होगा। सरकार ने गांधी जी की बात मान ली, मानना ही पड़ता। वह आदेश पारित किया कि केवल सक्षम किसानों से ही राजस्व वसूला जाएगा। तो ये था खेड़ा आंदोलन। कहता है खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही अनुसुईया बेन पटेल गांधी जी से मिली तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह हेतु निवेदन किया था। ध्यान रखना है, अनुसुईया बेन पटेल, सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन। कहता है कि गांधी जी ने खेड़ा किसान सत्याग्रह की बागडोर वल्लभ भाई पटेल को सौंपकर ये अहमदाबाद लौट गए। वल्लभ भाई पटेल के सफल नेतृत्व करने पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। हार्डिमन ने खेड़ा किसान सत्याग्रह को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। ध्यान रखना है, गांधी जी ने इस आंदोलन का बागडोर वल्लभ भाई पटेल को सौंपा और वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी इसका नेतृत्व किया। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और हार्डिमन ने खेड़ा किसान सत्याग्रह को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। बात करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 क्यों हुआ था। तो मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। किसके विरुद्ध हुआ था? तो अहमदाबाद के कपड़ा मिल जो मालिक थे उनके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, क्योंकि इन्होंने बोनस देने से मना कर दिया। इस आंदोलन में गांधी जी की सहयोगी अनुसुईया बेन पटेल, अंबिका लाल साराभाई की ये बहन भी थी, ध्यान रखना है आपको, जिन्होंने गांधी जी को जमीन दिया था गिफ्ट में। कहता है गांधी जी ने मिल मालिकों व मजदूरों के मध्य हुए इस विवाद को एक ट्रिब्यूनल को सौंपने का फैसला किया। मिल मालिकों ने प्रारंभ में सहयोग किया, परंतु कुछ समय बाद हड़ताल का बहाना करके इस ट्रिब्यूनल से अलग हो गए थे। गांधी जी ने कहा कि एक ट्रिब्यूनल का गठन करो जिसमें इधर से भी बात सुनी जाएगी, उधर से भी बात सुनी जाएगी। लेकिन मिल मालिक जो पहले तैयार हुए, लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि गलती कहीं ना कहीं उनकी ही है, तो वो हड़ताल का बहाना या किसी और का बहाना लगाकर इससे अलग हो गए। बोले नहीं, हम नहीं खेल रहे, जैसे हम लोग कभी आउट होने पर करते थे बचपन में। कहता है कि मिल मालिकों ने आदेश दिया कि केवल 20% बोनस दिया जाएगा, जो मजदूर इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर वही टिपिकल कि आप नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। वही मिल मजदूर मालिक जो थे अंग्रेजों के सह पर तांडव करते थे। 15 मार्च 1918 को मजदूरों के पक्ष में गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। भारत में गांधी जी की यह प्रथम भूख हड़ताल थी, जिसके पश्चात मिल मालिकों को झुकना पड़ा और मजदूरों को पूरा 35% बोनस देना पड़ा। तो ये था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो अगला जो टॉपिक है रॉलेट एक्ट, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मतलब पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।